अभी तक हम जो डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे वो काफी मैथमेटिकल था। अब हम डेरिवेटिव को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फिजिक्स में हम कहां यूज करने वाले हैं अदर देन द कर्व्स। तो देखिए, पहला डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर, ये काफी फ्रीक्वेंट है टॉपिक में पूछा जाने वाला, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में अगर वो चीज बदल रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज होगा, तो डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक क्वांटिटी क्यू होती तो डी क्यू बाय डी टी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डी क्यू बाय डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू आर। और मेरे ख्याल से चेन रूल आप जानते हैं, इसमें से डी क्यू बाय डी टी आप लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी टी। दिस इज चेन रूल कि क्यू का रेट ऑफ चेंज आर के रिस्पेक्ट में, आर का रेट ऑफ चेंज टी के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे, डी आर कट गया तो डी क्यू बाय डी टी आ जाएगा। तो हमें इन्हीं की जरूरत पड़ रही होगी। ठीक है, तो सीधे हम इसको क्वेश्चन से देखेंगे। तो क्या होगा क्वेश्चन में, अप्रोच हमारी लगभग क्या रहेगी कि पहला स्टेप होगा कलेक्ट ऑल वेरिएबल्स। सभी वेरिएबल्स कलेक्ट करिए, आपके पास कितने हैं, तो क्या क्या चीज बदल रही है उनको वेरिएबल का नाम दे दो। ठीक है, और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट का नाम दो, कांस्टेंट्स। फाइंड गिवन रेट्स and express them in derivatives। तो हम उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। और तीसरा, फाइंड रिलेशन ऑफ क्वांटिटी whose rate is to be found, जिसकी रेट हमें पता करनी है। विथ अदर क्वांटिटीज, इसका रिलेशन बाकी क्वांटिटीज के साथ, और सिंपली डिफरेंशिएट कर दो। तो ये लगभग हमारे स्टेप्स रहेंगे। तो सीधे मैं ये चारों स्टेप एक एग्जांपल से करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बी और सी एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और ए ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं। बी एंड सी आर अप्रोचिंग ईच अदर with velocity 0.5 centimeter each per second each, and A is moving up with velocity 1 centimeter per second. ठीक है, at instant when BC equal to 6 and AB equal to AC equal to 10, फाइंड। अब हमसे पूछा होता फाइंड में, इसी में मान लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ए, ये दो चीजें पूछी होती, ये पूरा क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या है, कलेक्ट ऑल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। यहां पे क्या क्या वेरिएबल है, ये लेंथ वेरिएबल है, ये लेंथ वेरिएबल है, ये लेंथ वेरिएबल है, इवन ये एंगल वेरिएबल है, ये हाइट वेरिएबल है, सभी वेरिएबल है। कांस्टेंट तो कुछ खास चीज दिख नहीं रही है। ठीक है, कांस्टेंट सिर्फ कहा जाए तो यही चीज है कि ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो 1:1 है, हमेशा कांस्टेंट है। फाइंड गिवन रेट्स एंड एक्सप्रेस देम इन डेरिवेटिव्स। तो पहले हमें वेरिएबल ढूंढने हैं, तो वेरिएबल ढूंढने के लिए तो यहां से इस लेंथ को, BC लेंथ को अगर मैं 2x मान लूं, ये पहला स्टेप कि हम वेरिएबल्स एज्यूम कर रहे हैं और हमने BC लेंथ को 2x मान लिया। हमने ये लेंथ मान ली 2x, ये हाइट मान ली y, ये दो वेरिएबल। इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप निकल आएगा y² + x² का अंडर रूट।
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इवन ये एंगल भी अपने आप निकल आ जाएगा, जैसे ये थीटा होगा, थीटा tan इनवर्स x अपॉन वाई, tan इनवर्स x अपॉन वाई। इसीलिए मैं नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर नहीं रहा हूं, क्योंकि वो वेरिएबल इन x और y के टर्म में हम लिख लेंगे सब कुछ, इसीलिए नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। कहा जाए 2 ही वेरिएबल से हमारा काम चल रहा है। अब सेकंड, फाइंड गिवन रेट्स। तो ये रेट ऑफ चेंज किस चीज का गिवन है? तो देखिए ए ऊपर जा रहा है, कितनी रेट से? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दरअसल ये वाला पॉइंट तो अपनी जगह फिक्स है, ये y1 के रेट से बढ़ रहा है, तो dy बाय dt की वैल्यू मिल गई +1। dx बाय dt की वैल्यू, अब देखिए ये जा रहा है 0.5 से, ये जा रहा है 0.5 से, तो ये x भी 0.5 के रेट से बदलेगा, ये भी x 0.5 के रेट से बदलेगा। तो dx बाय dt, लेकिन उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि x घट रहा है समय के साथ, y बढ़ रहा है। और किस समय निकालना है? x की उस समय की वैल्यू कितनी है, ये क्या लिख रहा हूं मैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो तो मैंने एक t सबस्क्रिप्ट यूज कर लिया। तो x की उस समय वैल्यू कितनी है? तो क्वेश्चन में लिखा है, अब हमारा ये सब काम हो गया, ये स्टेप्स हो गए। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि इस समय इसकी वैल्यू 6 है, मतलब इस समय इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, और ये लेंथ कितनी है? ए बी इक्वल टू ए सी, मैं क्वेश्चन में करेक्शन कर रहा हूं सो दैट थोड़ा आसान बन जाए, इज इक्वल टू 5। ये लेंथ मैंने ले ली 5, ये लेंथ ले ली 5, तो मैंने ये वाली हाइट ले ली 4। सॉल्व करने पे ये 4 ही आएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ना तो ये 3 कांस्टेंट है, ना ये 4 कांस्टेंट है, ना 5 कांस्टेंट है, ये इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। इसीलिए मैंने xt और yt लिखा। इस समय x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये अननोन z अगर लेते तो z की वैल्यू 5, लेकिन नया अननोन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो तो अब हमसे क्या पूछा गया है? अननोन क्वांटिटी को इसके टर्म में निकालें, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया अननोन है, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, x इंटू वाई। तो ये एरिया a आ गया। अब सिंपली डिफरेंशिएट करना है, तो dA बाय dt प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा? x इंटू dy बाय dt, y इंटू dx बाय dt। और इस समय x की वैल्यू कितनी है? 3। इस समय dy बाय dt कितना है? +1। इस समय y की वैल्यू कितनी है? 4। और dx बाय dt कितना है? -0.5। प्लस माइनस का ध्यान रखिए। तो ये आया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये इस समय का आंसर है। क्यों? ये x और y की इस समय की वैल्यूज है, तो इस समय का आंसर ये है। किसी और समय x और y कुछ और होगा तो आंसर बदलेगा। तो ये भी जो dA बाय dt निकला है वो इंस्टेंटेनियस है। इस इंस्टेंट पे रेट ये होगा। ऑब्वियसली इस इंस्टेंट पे एरिया कितना होगा पूछा नहीं, लेकिन अगर इस इंस्टेंट का एरिया निकालना होता तो एरिया तो सीधे xt इंटू yt, इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस एरिया है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। सेकंड क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ए। एंगल ए ये पूछा है, लेकिन अब ये एंगल हम निकालेंगे कैसे? ये y है, ये x है, तो a बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो a की वैल्यू 2 tan इनवर्स y बाय x। कोई दिक्कत नहीं, a हमने निकाल लिया, अब सीधे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो dA बाय dt इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाय x, 1/1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर। चेन रूल। अब y अपॉन x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर x dy बाय dt माइनस y dx बाय dt। चेन रूल। tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। अब वो समथिंग का डेरिवेटिव, तो डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x dy बाय dt माइनस y dx बाय dt।
अब कुछ खास नहीं बचा, वैल्यू छापनी है। तो ट्वाइस ऑफ 1/1 प्लस y अपॉन एक्स 4/3 इंटू एक्स डी वाई बाई डी टी 3 इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी 4 इंटू 0.5 अपॉन इस समय x की वैल्यू का स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो इस 9 से ये 9 कट गया, 2/25 इंटू 3 माइनस 2 1 रेडियन पर सेकेंड। ये इस समय का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है। आंसर यूनिट देखिए रेडियन पर सेकेंड में आएगी। तो शायद ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितने वेरिएबल हैं सभी को वेरिएबल के फॉर्म में ले लो, जैसे एक्स और वाई। नए वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं थी, वो हम कन्वर्ट कर ले रहे थे। अब हमसे पूछा कि ये एरिया, तो एरिया हमने देखा एक्स और वाई है, तो उस समय के एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, तो एक्स और वाई बदलेंगे, एरिया बदलेगा। डिफरेंशिएट किया, यहां डिफरेंशिएट किया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू छाप दी, तो उस इंस्टेंट का रेट मिल गया। सिमिलरली हमने एंगल निकाला, तो ये एंगल एक्स और वाई के टर्म में निकाला, तो a/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स, a इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट किया, डिवीजन रूल। ध्यान दीजिए डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना जरूरी है और प्रॉपर चेन रूल गलती ना करें कि tan इनवर्स समथिंग 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर x इंटू इसका डेरिवेटिव y इंटू उसका डेरिवेटिव अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, शायद कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ है। इट शुड बी -0.5 y dx बाई डी टी, तो ये जुड़ जाएगा 2 और 3 5 10/25 है। हालांकि इसी क्वेश्चन को जरा हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है कितना, आधा सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इस समय ये वाली लेंथ 3 है, ये वाली लेंथ 4 है, ये एंगल 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, और ये ऊपर जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो हम इस लेंथ की रेट ऑफ चेंज लिख सकते थे, हालांकि पूछी नहीं है, लेकिन ये अगर z होता तो z की रेट ऑफ चेंज निकालने का एक तो तरीका था, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लिखते z, और dz बाई डी टी कैसे लिखते, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाय डी टी। पिछले अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते कि z अगर मुझे इस लेंथ का रेट ऑफ चेंज पूछा होता, सेपरेशन बिटवीन a एंड b, z को लिखा, डिफरेंशिएट किया, 1/2 रूट इसका डेरिवेटिव, 2 से 2 काट दिया, तो ये बना x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx बाय डी टी प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय डी टी। अब जरा देखिएगा एक्स वाई क्या थे हमारा, x ये था, y ये था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, और x अपॉन दिस ये cos 53 लिखा है, dx बाई डी टी 0.5 का cos 53, और dx बाई डी टी हमारा नेगेटिव था तो -0.5 का cos 53, और वहां से y अपॉन दिस ये cos 37 लिखा है, cos 37 dy बाई डी टी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जरा इसी को आप फिजिक्स के हिसाब से देखिए, 0.5 का cos 53 इस लेंथ को कम कर रहा है, 0.5 का cos 53 लेंथ को कम कर रहा है, 1 का cos 37 इस लेंथ को बढ़ा रहा है। तो यहां सीधे सीधे ये मिल जाता कि dz बाई डी टी, या तो ये तरीका था हमारा मैथमेटिक्स वाला, या हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कर सकते थे, इसका कंपोनेंट अप्रोच कर रहा है, उसका कंपोनेंट सेपरेट कर रहा है, दोनों का डिफरेंस, सीधे हमें लेंथ मिल गई। अब जरा यहीं हम ये एंगल और देख लेते हैं। तो अगर आपको ये याद हो कि यहां पे ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2, तो ये एंगल थीटा है, θ1, ये एंगल मान लेते हैं θ2। तो v1 का ये कंपोनेंट लेंथ कम कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरे कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, v1 का साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला और v2 का साइन थीटा
V1 का साइन थीटा 1 और V2 का साइन थीटा 2। इन कंपोनेंट की बात करें तो ये इस डिस्टेंस को रोटेट कर रहे हैं, इस वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो ओमेगा आएगा, ये लेंथ अगर L होती तो ओमेगा आएगा V1 साइन थीटा 1 प्लस V2 साइन थीटा 2 बाय L। और ये ओमेगा कुछ और नहीं, इस रॉड की रेट ऑफ चेंज है, मतलब इस रॉड का रोटेशन है, मतलब इस एंगल का रेट ऑफ चेंज है। और इस एंगल का रेट ऑफ चेंज जो निकला उसका डबल ही तो ए का रेट ऑफ चेंज था। तो डी एंगल ऊपर जो था बाय डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस 2 ओमेगा। समझा रहा हूं, ये मैं ये कह रहा हूं, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो इस हिस्से का रेट ऑफ चेंज ओमेगा है, तो इस हिस्से का रेट ऑफ चेंज 2 ओमेगा है। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू छापते हैं। V1 साइन थीटा 1 तो 0.5 का साइन 53, वहां पे कितना है 1 का V2, 1 का साइन 37, 3/5। ठीक है, अपॉन लेंथ, और इन दोनों के बीच का गैप कितना था, ये लेंथ इस समय पे 5 थी। Z की वैल्यू देखते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 से 5 कट गया, आंसर आया 2/5। ठीक है, तो आंसर 2/5, और ये क्या बना था, रेडियन पर सेकेंड। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। ऑब्वियसली एरिया के लिए डायरेक्ट फिजिक्स में जुगाड़ नहीं है, एरिया के लिए आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली ब्रह्मास्त्र यही है कि फंक्शन निकालो, डिफरेंशिएट कर दो। कोई जुगाड़ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैथमेटिक्स पे तो भरोसा रखिए कि कैसे करना है। 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल में मैंने फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी लगभग वही है। हाँ, तो ये 2 एग्जाम्पल देखिए, हमने इनमें फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। तो अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट वही है, जितनी चीजें बदल रही हैं उनको वेरिएबल का नाम दो, गिवन रेट ऑफ चेंज देखो, और क्या पूछा गया है वो निकालो। से पहले क्वेश्चन में u बदल रहा था, फोकल लेंथ बदल रही है, तो u भी वेरिएबल, फोकल लेंथ भी वेरिएबल, मतलब लोकेशन ऑफ इमेज भी वेरिएबल। अब देखें, इस समय की पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, -30 साइन कन्वेंशन के साथ। फोकल लेंथ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू +15। मैं साइन कन्वेंशन इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला ही हम साइन कन्वेंशन वाला यूज करने वाले हैं। u हमें पता है, f पता है, v किसी भी टाइम पे नहीं पता, निकाल लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। u की वैल्यू -30, v की वैल्यू नहीं पता, फोकल लेंथ 15, तो 1/v = 1/15 + 1/30 1/10, 1/10, मतलब v की वैल्यू आ गई +10। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से भी लिख सकते थे। तो v की वैल्यू एक बार हमने +10 निकाल दी। अब हम अगले पार्ट पे आ गए। v की वैल्यू +10 निकल आई, लेकिन हमें इस समय v ये है, इस समय u ये है, फोकल लेंथ और u बदल रहा है, f बदल रहा है, तो v भी बदलेगा। तो हमें इनके डेरिवेटिव्स चाहिए। तो रिलेशन हमारा ये है, इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बनेगा, -1/u² du/dt, -1/v² dv/dt, -1/f² df/dt। माइनस माइनस काट देते हैं, 1/u² du/dt, 1/v² dv/dt, 1/f² df/dt। अब देखिएगा, हमें dv/dt चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, u चाहिए, v चाहिए, f चाहिए। उस इंस्टेंट का हमें तीनों वैल्यूज पता है। अब du/dt और df/dt जो कि हमारे स्टेप 2 था कि रेट ऑफ चेंज, क्या हमें पता है, तो देखते हैं। du/dt की वैल्यू कितनी है, u कितना है 30 और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है,
इसका मतलब du बाई डी टी माइनस, ध्यान दीजिए माइनस क्यों, u नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड बढ़ना नेगेटिव में -30 से -31 होगा, -32, -33, तो माइनस में कम होता जा रहा है 31, 32, 33, दैट्स वाई नेगेटिव। या साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो du बाई डी टी -1। df बाई डी टी, ये क्वेश्चन में दे रखी है कि फोकल लेंथ बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, -1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि f घट रहा है, वैसे भी इसका f पॉजिटिव होता है, घटना मतलब एक्चुअली नेगेटिव आ जाएगा। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, 1/u², u कितना था -30, du बाई डी टी -1 प्लस 1/v², v की वैल्यू आई थी हमारी 10, dv बाय डी टी इक्वल टू 1/f², f था 15 और ये था -1/2। ठीक है, तो ये आ गया, मैं 30² से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, -1 प्लस 9 dv बाई डी टी इज इक्वल टू -2। 30 का स्क्वायर 900, इधर मल्टीप्लाई किया पूरे में, तो ये -1 बना, 900/100 9, और 900 बाय दिस ये 4, और ये -1/2 -2, तो 9 dv बाई डी टी इज इक्वल टू -1 dv बाई डी टी -1/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव आया मतलब क्या सजेस्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, और dv बाई डी टी हमारा आया नेगेटिव। अब ये कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/30। ठीक है, तो ये dv बाई डी टी की वैल्यू आ गई अपनी -1/9 पर सेकेंड, इसका मतलब ये इस तरफ 1/9 पर सेकेंड से जा रहा है, और ये कितने से जा रहा था, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अगर रे ऑप्टिक्स का आपको याद हो तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी अपोजिट आती हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी अपोजिट आती है रिफ्लेक्शन के केस में, लेकिन वो तब आता है जब फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है। यहां फोकल लेंथ बदल रही है, इसीलिए परेशान मत होइए कि ये आंसर इस तरफ क्यों आए। तो एनीवे ये हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस यूवी की वैल्यू निकाली, रिलेशन निकाला, डेरिवेट किया, सबकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू छाप दी, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा, और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन 2 में, या 3 जो भी नाम दें इसको, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में इस बार मैंने फ्लूइड में यूज किया। अब देखिए अगर मैंने ये ऑरिफिस दे रखा है, मतलब लिक्विड बाहर लीक कर रहा है। अब मैं पुराना कुछ याद दिला दूं कि हाइट h पे अगर वाटर है तो यहां से जो बाहर निकलता है इसकी वेलोसिटी √2gh होती है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके साथ और भी फैक्टर आएंगे, 1 - a²/a², लेकिन अगर a काफी छोटा है a के मुकाबले तो ये हमारा आंसर सीधे सीधे आ गया था। और इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो ये a/a √2gh, और रेट ऑफ फॉल ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम बेहतर है ये लिखूं, ये आया था एरिया इंटू वेलोसिटी। कौन सा एरिया, इसका एरिया इंटू वेलोसिटी, या इसका एरिया इंटू उसकी वेलोसिटी आएगा तो सेम ही। तो ये जो थी वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो थी, इसमें ऑरिफिस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ डिस्चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहां से पानी अंदर आ रहा है, यहां से पानी बाहर निकल रहा है, तो पानी अंदर भी आ रहा है, पानी बाहर भी निकल रहा है। तो नेट पानी कितना कलेक्ट हो रहा है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए किस इंस्टेंट की बात चल रही है, जिस इंस्टेंट पे इसकी हाइट 80 सेंटीमीटर है।
ये 80 सेंटीमीटर है। ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है इसकी वेलोसिटी √2GH ऐसा यूनिट में, तो ये कितना आया 16.4 मीटर पर सेकेंड। इसी को 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। इसका एरिया कितना था 0.2 सेंटीमीटर। ये कितना था, सॉरी ये लिखे नहीं मैंने, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एरिया था 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, ये कौन सा है, आउटगोइंग वॉल्यूम, ये था 0.2 इंटू 400, 80 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किस रेट से वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो अंदर भी आ रहा है कुछ लिक्विड, और लिक्विड आ रहा है अंदर 60 की रेट से। तो रेट ऑफ वाटर इनकमिंग, ये इनकमिंग की रेट थी 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो नेट रेट एट विच वाटर इज बीइंग फिल्ड, इस इंस्टेंट की रेट कितनी है, तो 60 अंदर आया, 80 बाहर गया, तो 60 माइनस 80 दैट मींस -20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 60 की रेट से अंदर आया और 80 की रेट से बाहर गया, तो नेट वॉल्यूम कम हो रहा है 20 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकेंड की रेट से। ऑब्वियसली ये कम होता रहेगा, हालांकि वो निकालना नहीं है, क्योंकि देखिए वाटर लेवल कम होगा तो ये स्पीड कम होगी, ये स्पीड कम होगी तो ये वैल्यू गिरेगी, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इसका 60 है तो इसका भी 60 नहीं हो जाता। तो शायद समझ में आया होगा कि ये वाटर लेवल कब तक गिरता रहेगा, जब तक कि यहां से फ्लो 60 नहीं हो जाता। और ये भी मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, यहां से फ्लो 60 कब होगा, अभी फ्लो कितना है 80, अभी फ्लो है 80, फ्लो को मुझे 60 करना है, मतलब फ्लो मुझे 3/4 करना है, और अगर फ्लो को 3/4 करना है तो वेलोसिटी को 3/4 करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी ये 3 मीटर पर सेकेंड बनानी पड़ेगी। और अगर ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है तो ये अंदर से 0.8 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा कब होगा, जब ये हाइट 0.8 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगी, तब इस समय पे 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से पानी निकलेगा और 60 सेंटीमीटर से ही अंदर आएगा, और यही हमारी स्टडी स्टेट है, और जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर निकल रहा है, वाटर लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हमें यह नहीं निकालना था, हमें तो सिर्फ यह निकालना है कि इस समय रेट ऑफ चेंज क्या है, जो कि वाटर लेवल पक्का गिर रहा है। कोई बात नहीं, अब हमारा इसके बाद काम आ गया, मैथमेटिक्स ने मदद कर दी। अब मैथमेटिक्स से हमें निकालना है हाइट का रेट ऑफ चेंज, तो ये h हमारा वेरिएबल है, ये एंगल दे रखा है 37, टोटल 74 है, ये h है, तो नया वेरिएबल r लेने की जरूरत नहीं है, r वेरिएबल h tan 37 के टर्म में निकल आएगा, तो इसकी रेडियस 3h/4 है, तो ये नया वेरिएबल मैंने नहीं लिया, आप चाहें तो ले भी सकते थे। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता 1/3 पाई r² h, यही होता। लेकिन अच्छी बात है, रेडियस तो हम जानते हैं 3h/4 का होल स्क्वायर इंटू h, इसी को लिखूं 1/3, 3 से 3 कटा, 3/16 पाई h³। लेकिन हम वॉल्यूम की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में इंटरेस्टेड है, तो dv/dt इज इक्वल टू 3/16 पाई h³ का डेरिवेटिव 3h² dh/dt। अब सोचिए, उस इंस्टेंट की हमें हाइट पता है, वॉल्यूम का रेट पता है, तो dh/dt तो निकल ही आएगा। dv/dt कितना है, -20, 80 से बाहर निकला, 60 से अंदर आया, नेट 20 का लॉस है, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। यहां से 3/16 पाई, और इसकी इस समय पे हाइट दी थी 80 सेंटीमीटर, 3h² है ना, इंटू 3 इंटू 80 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू dh/dt। तो ये इस समय dh/dt का रेट ऑफ चेंज आ गया।
इससे काटे तो 16 से 180 काटिए तो 5 बनेगा, 20 से 180 काटिए 4 बनेगा, ये बन जाएगा 20, 3 और 3 9, 180, 1/180 पाई नेगेटिव सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है। नेगेटिव तो आनी था क्योंकि गिर रही है। तो शायद इस क्वेश्चन से और पिछले क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि हम किसी भी टॉपिक में इस चीज को यूज कर सकते हैं। जहां भी चीजें बदल रही होंगी, रेट ऑफ चेंज की बात होगी, नॉर्मल सी फिजिक्स है, मैथ्स में भी सीधे वेरिएबल लिखो, डिफरेंशिएट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। समझा देता हूं। अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 6 मीटर। लैंप पोस्ट ऐसा है, पर्सन 1.5 मीटर का है, पर्सन आगे की तरफ जा रहा है, दोनों फ्लैट ग्राउंड पे हैं, पर्सन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में 1.8 दे रखी है, लैंप पोस्ट की हाइट भी दे रखी है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो। तो लैंप पोस्ट के बिल्कुल टॉप पे एक लैंप है। सेकेंड क्वेश्चन में एक ये हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर को हम पुल कर रहे हैं विथ स्पीड v से पुल कर रहे हैं। ये हमारी रॉड है जो एंगल थीटा पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब हमें डी थीटा बाय डी टी निकालना है, और हो सकता है मैं इसमें एक और क्वेश्चन दे देता हूं, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रॉड। ये स्पीड कांस्टेंट। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए कि ये मैं स्फीयर को ऐसे ले जाऊंगा तो कॉमन सेंस है कि रॉड नीचे की तरफ गिरेगी, अंदर ले जाते तो रॉड ऊपर उठती। तो डी थीटा बाई डी टी पहला क्वेश्चन है, ये लेंथ आर दे रखी है। फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। दोनों ही चीजें एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इस इंस्टेंट के आंसर बताने हैं दोनों में ही। थर्ड क्वेश्चन में 2 चार्जेस हैं, एक दूसरे की तरफ वेलोसिटी v से हमने दे दिया। ऑब्वियसली v बदल रहा होगा, सब कुछ बदल रहा होगा, लेकिन हमें इस इंस्टेंट के आंसर्स निकालने हैं, इस इंस्टेंट के, कि इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इनके बीच की v है, ठीक है, और कूलम्बिक रिपल्शन आपको बताना है, और सेपरेशन इस समय का x है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलम्बिक रिपल्शन, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, जब हो जाएं तो वापस कंटिन्यू करिए वीडियो को। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड पुराना वाला क्वेश्चन है कि ये हमारा लैंप पोस्ट है, ये बल्ब है, ये पर्सन है, यहां से ये पर्सन की शेडो बनती ये। तो वेरिएबल क्या क्या है? 1.5 तो वेरिएबल है नहीं, 6 तो वेरिएबल है नहीं, एक तो ये x वेरिएबल है, एक हमारा y वेरिएबल। पर्सन जा रहा है इस तरफ, 1.5 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कर लें, 1.5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये ½ मीटर पर सेकेंड से राइट साइड मूव कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रेट ऑफ चेंज गिवन है? लैंप पोस्ट तो हिल नहीं रहा है, तो लैंप पोस्ट फिक्स है, ये ½ की रेट से बढ़ेगा, तो ये गैप ½ की रेट से बढ़ेगा। दैट मींस हमें dy बाय डी टी गिवन है 0.5। निकालना क्या है? शेडो की लेंथ, निकालना dx बाय डी टी। तो ठीक है, x और y में रिलेशन निकालते हैं। x और y में रिलेशन क्या है? तो x अपॉन 1.5, सिमिलर ट्रायंगल, x अपॉन 1.5, x प्लस y अपॉन 6। ये 4 बार 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, 3x इक्वल टू y, ये आ गया। डिफरेंशिएट कर दो तो 3 dx बाय डी टी इज इक्वल टू dy बाय डी टी। dy बाय डी टी गिवन था 0.5, dx बाय डी टी पूछा था, तो dx बाय डी टी आ गया 0.5 बाय 3, दैट मींस 1.6 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। आ गया समझ में? ठीक है। लॉजिकली ये क्वेश्चन ऐसे सोचते, ये 1.5 है, सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो 1.5 का 4 गुना, 1.5 का 4 गुना ये है, तो इसका 4 गुना टोटल होगा। तो ये अगर x है तो ये टोटल कितना है? 4x। तो ये लेंथ कितनी है? 3x। 3x का रेट ऑफ चेंज 0.5 है, तो x का रेट ऑफ चेंज 0.5 बाय 3। चलो सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में पहले हम ये पता करते हैं वेरिएबल क्या क्या है। तो ये आर तो मुझे पता है, तो क्या मुझे इस लेंथ को वेरिएबल लेना पड़ेगा या इस लेंथ को, या तो वेरिएबल क्या हो सकते थे, ये लेंथ थीटा। लेकिन मैं सहूलियत के लिए जो वेरिएबल चुन रहा हूं वो थीटा इकलौता वेरिएबल है। मैं थीटा को वेरिएबल चुन ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि आंसर थीटा के टर्म में ही निकालना है। अब क्या नए वेरिएबल की जरूरत है? आंसर इज नो, क्योंकि ये आर है तो ये वाली लेंथ आर अपॉन साइन थीटा, ये वाली लेंथ आर अपॉन टेन थीटा, तो ये लेंथ भी मिल गई, ये लेंथ भी मिल गई, जरूरत ही नहीं पड़ी कोई नए वेरिएबल की। चलो डी थीटा बाई डी टी चाहिए। अब हमें जो दिया था रेट ऑफ चेंज इसका था, तो अगर मैं नया वेरिएबल लिख भी लूं एक्स, तो भी मुझे एक्स और आर में रिलेशन सीधे पता था, तो डी एक्स बाई डी टी ही मुझे प्लस भी दे रखा है। ये पॉइंट फिक्स है, ये जिस रेट से बढ़ेगा वही वेलोसिटी v है, डी एक्स बाई डी टी वी दे रखा है। तो मुझे x और थीटा आर में रिलेशन चाहिए, तो x का साइन थीटा हमारा r है, तो क्यों ना थीटा उस तरफ भेज दूं, r कोसेक थीटा। अब डिफरेंशिएट कर दूं, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू कोसेक थीटा का माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या लिख रहा हूं, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कोसेक थीटा कॉट थीटा इनटू डी थीटा बाय डी टी। ये मत भूल जाना, डी एक्स बाय डी टी क्या था v, तो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू v बाय आर, कोसेक थीटा तो साइन थीटा टेन थीटा, ऊपर भेज दिया। नेगेटिव आना ही था क्योंकि समय के साथ थीटा कम हो रहा है, ठीक है। चलो यहां तक सब क्लियर है। अब क्या निकालना है, ये पहला पार्ट हो चुका है, लेकिन एक और चीज पूछी है, तो डी थीटा बाई डी टी ही तो ओमेगा था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। तो अगला जो टर्म पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन, यही ओमेगा है, ठीक है। ओमेगा हम निकाल चुके हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कुछ और नहीं डी ओमेगा बाय डी टी है, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहां मिटा देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर साइन थीटा टेन थीटा, नेगेटिव साइन के साथ, तो डी ओमेगा बाय डी टी। अब वी और आर तो दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, प्लस टेन थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और यही हमारा अल्फा है, ठीक है। तो माइनस वी बाय आर, इसको चाहे तो ऐसे लिखा रहने दें, नहीं तो साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, ये साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा तो टेन थीटा कॉस थीटा, कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, मैं टेन थीटा कॉमन ले सकता हूं बस, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, जो भी है, ये हमारा अल्फा निकल आया। तो कुछ खास नहीं था, हमने ओमेगा निकाल चुके थे, उसको डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करने में प्रोडक्ट रूल लगाया, अच्छी बात है, ये कांस्टेंट था तो सीधे इसका डिफरेंशिएशन लिखना था, ये बाहर निकाला इसका डेरिवेटिव। हाँ एक चीज मैंने मिस कर दी, डी थीटा बाय डी टी, तो वापस डी थीटा बाय डी टी लिखना पड़ेगा, और डी थीटा बाय डी टी छापा, तो डी थीटा बाय डी टी इसमें छापो तो कितना बनेगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये गंदा सा साइन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, वन बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। ये मत भूल जाना, जैसे मैं भूल गया था कि जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक डी थीटा बाय डी टी और आएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा फिजिक्स की मदद ले सकते थे, कैसे, कांस्टेंट रिलेशन देखें कैसा, रॉड की वेलोसिटी इस तरफ है ओमेगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी, ये डिस्टेंस अगर मैं y मानूं तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी ओमेगा y, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है, और अलोंग कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी बराबर होती है।
तो चूंकि रॉड ऐसे घूम रही है ऐसे, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 90 डिग्री पे होगी और ये v से जा रहा है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी बराबर कर दें तो v का ये 90 माइनस थीटा है, तो v का साइन थीटा ओमेगा y के बराबर होगा और y कुछ और नहीं r cot थीटा है। तो ओमेगा की वैल्यू v बाय r साइन थीटा टेन थीटा यही आई थी। हां, प्लस माइनस इसीलिए क्योंकि हमने थीटा बढ़ने में ओमेगा पॉजिटिव लिया, यहां ओमेगा सीधे हम बना चुके हैं तो नेगेटिव इसके अंदर ले चुके हैं। ठीक, तो ये हमारा ओमेगा का मैग्नीट्यूड आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अल्फा निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन 3 में देखिए, दो आइडेंटिकल चार्जेस आर अप्रोचिंग ईच अदर। तो बहुत ही आसान सा था क्योंकि इसमें किसी भी समय पे इनके बीच का डिस्टेंस हमने x माना, फोर्स आएगा k q q बाय एक्स स्क्वायर, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ये आया। तो हमें क्या निकालना है, df बाय dt, फोर्स टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। तो इसको करते तो चार्जेस तो बदल नहीं रहे हैं, सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बदला, d बाय dt ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बना q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, t के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देयर विल बी वन मोर dx बाय dt। और बड़ी अच्छी बात है, dx बाय dt तो मुझे पता था, dx बाय dt कुछ और नहीं माइनस 2v है। v से ये कम हुआ, v से ये कम हुआ, dx बाय dt माइनस 2v। तो माइनस 2v यहां छाप दूं तो 4q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब इंटू v। ये हमारा पॉजिटिव आया और सही बात है, पास आएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, पॉजिटिव आना चाहिए। वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आने चाहिए क्योंकि वेलोसिटी जीरो रखने पे फोर्स बदलेगा ही नहीं। अगर वेलोसिटी जीरो होती तो सेपरेशन ही नहीं बदलता, तो फिर df बाई dt जीरो होता। तो ये इस तरीके से हमने देखा। तो ये df बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो वंस अगेन फिर से वही, जो बदल रहा है उसको वेरिएबल लिया x, फंक्शन निकाला x के टर्म में, डिफरेंशिएट किया। ये ध्यान रखिए आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अप्रोक्सीमेशन। ये पिछले से भी इंपॉर्टेंट, ये काफी यूज होगा अप्रोक्सीमेशन जब हम स्मॉल चेंजेस के लिए बात करेंगे। तो इसमें जैसे आपको याद हो तो 4.04 इसको इवेल्युएट करना, या एरर एनालिसिस में हमने एरर के लिए जब निकाला था तब भी हमने इसको यूज किया था। ठीक है, और भी जगह यूज होगा, लिमिट्स में यूज होगा। तो मैं सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा लेके डिस्कस कर रहा हूं। उसके पहले 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, अगर x टेंडिंग टू 0 हो, मतलब x काफी छोटा है 1 से, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx। हालांकि इसके आगे भी टर्म आते हैं n माइनस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, लेकिन हम इन सभी को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस nx है। आप डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब जैसे 4.04 को अप्रोक्सीमेट करना था, तो ये तो 1 प्लस एक्स नहीं है, लेकिन इसको हम 1 प्लस एक्स बनाएंगे। ऐसे लिखा, 4 कॉमन ले लो, अंडर रूट 4। अब तो बन गया 1 प्लस 0.01, अंडर रूट 4 कितना होगा 2, ये 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, सॉरी 1/2। अब तो ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर n फॉर्म है, तो इसको अप्रोक्सीमेट किया तो 1 प्लस 1/2 0.01, ये बना 2.01। तो 2.01 का होल स्क्वायर 4.04, अप्रोक्सीमेटली ये बराबर। ठीक है, तो जैसे यहां पे हम डायरेक्टली यही यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2, जैसे मान लीजिए मुझे करना होता 19.8 1 अपॉन, ये इवेल्युएट करना होता कि ये अप्रोक्सीमेट करने पे कितना आएगा। तो इसको भी मैं क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन 20 माइनस 0.2 लिख सकते हैं।
अभी ये 1 प्लस एक्स नहीं है, लेकिन 20 कॉमन ले लूं, 1/20, 1/1 माइनस 0.2/20, 1/20, ये 1 माइनस दिस पे 20 पे -1 की पावर है, तो ये जुड़ गया, 1 प्लस 0.2/20 हो गया, तो ये 1/20 अलग हुआ, प्लस 0.2/400 अलग हुआ। तो ये वाली वैल्यू, अब ये दोनों ही हम जानते हैं कितनी है, ठीक है। 1/20 कितना है, 0.05, ये 0.2/400 लिखा है, मतलब 0.1/200 लिखा है, 0.1/200, इसका मतलब ये 0.5/1000 लिखा है, 0.5/1000, तो ये वैल्यू आ गई 0.0505, ठीक है। एक और जीरो आएगा, 0.5 का 1000, 3 जीरो, 3 जीरो एक्स्ट्रा, 1 2 3 जीरो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहां में डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ी इस तरह के क्वेश्चंस में, लेकिन हर जगह ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमारी मदद करे ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2.01 होल स्क्वायर, इसको करता हूं 10/। अब इस वाले क्वेश्चन को भी हालांकि हम बायनोमियल से कर सकते थे, ठीक है, एल्जेब्रिक है, बायनोमियल से हो सकता था। कैसे, 10/1 प्लस, पहले इसको खोल लो, फिर कंबाइन कर दो, फिर इटसेट्रा, लंबा सा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे सोच रहे हैं, अगर 10/1 प्लस 2 स्क्वायर होता तो हमसे सीधे सॉल्व हो जाता। कितना आता है, 2, 10/5। अब यहां मैंने स्लाइड चेंज किया तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ चेंज होगा। तो हम कैसे सोच रहे हैं कि ये वाली वैल्यू हमसे निकल आएगी, ये हम पूछ रहे हैं। तो इसको हम सोच रहे हैं 10/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता, तो ये वैल्यू कुछ और नहीं, f(2) पूछी है, ये f(x) है, और ये वैल्यू जो पूछी है वो f(2.01) पूछा है। पहले ये फील करने की कोशिश करिए, 2 रखने पे ये आया, 2.0 रखने पे ये आया, मतलब हमारा फंक्शन एक बार ये है, एक बार ये है। तो इस फंक्शन में वैल्यू छाप रहे हैं। और अब हम यहां सोचते हैं इसके बाद कि f(x) प्लस स्मॉल डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) dx। ये एक फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही नहीं है, f'(x) बाय 2 फैक्टोरियल dx का होल स्क्वायर। अगला अगर मैं देखूं, 3 फैक्टोरियल dx का होल क्यूब अप टू so on. This is called Maclaurin and Taylor series. Maclaurin and Taylor series, ये किसी भी फंक्शन का एक्सपांशन है। मैं इसको फील कराता हूं, देखिएगा, f(x) प्लस dx इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस रेट ऑफ चेंज इंटू dx प्लस डबल डेरिवेटिव। ये पहले ये याद रखने का तरीका समझ लो, फिर बाद में हम बात करते हैं। फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम। ये लगता अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होती, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन होती, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होती तो ½ आता। तो देखिए, फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस रेट ऑफ चेंज इनटू दिस, तो ये vt प्लस ½ आगे का क्या है वो हमने जनरली पढ़ा नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन के रेट ऑफ चेंज को हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। फिलहाल ये तो रटने का तरीका हो गया कि इससे आपको याद रहेगा कैसे अप्रोक्सीमेट करना है, लेकिन हम समझेंगे कि ये क्या आया। तो
वैसे हमें जो जरूरत पड़ेगी सिर्फ इतने की ही जरूरत पड़ने वाली है, हमें सिर्फ इतने पार्ट की ही जरूरत पड़ेगी, आगे के हम सब इग्नोर मार देंगे। जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n में भी कई टर्म थे, लेकिन हमने उसको सिर्फ nx लिख दिया था, आगे के नेग्लेक्ट कर दिए थे। वैसे ही इसमें आगे के नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ये है क्या, तो ये कुछ और नहीं, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ f डैश x। ये क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन चेंज इन x, x फाइनल माइनस x इनिशियल। अगर x फाइनल था x प्लस डी एक्स, इनिशियल है x, फाइनल x, ये इनिशियल f ऑफ x, तो ये हमारा कुछ और नहीं dy बाय dx है। क्यों, dy क्या है, फाइनली वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, यही है, और dx तो dx ही है, यही हमारा dy बाय dx है, यही हमारा f डैश x है। इसको इधर ले जाओ, ठीक। या इसी को मैं समझने के लिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा समझिए। ये कोई एक फंक्शन है, हम इस पॉइंट पे, ये हमारा x, y था, मैं हल्का सा dx जाने पे ये dy चाहिए, तो ये वाला पॉइंट, ये मैं कहां पहुंच गया, तो ये कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स हो गया, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y प्लस डी वाई, ठीक है। और y प्लस डी वाई इसको लिखूं तो y प्लस डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये बना y मतलब क्या था, इनिशियल वैल्यू, जिसे मैं f ऑफ x कह रहा हूं, ये क्या है f डैश x, ये क्या है dx। तो जो हम y लिखते हैं कर्व में, जो हम y लिखते हैं, y ही f ऑफ x है, और हम जो dy लिखते हैं वो क्या है, f डैश x dx। डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, इसका मतलब फाइनली जो y की वैल्यू y प्लस डी वाई लिखते, ये f ऑफ x प्लस डी एक्स आती, और इसी को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज इन f डैश x डी एक्स, ठीक है। तो मैं वैसे जनरली इसको ऐसे याद रखता हूं, v इक्वल टू u प्लस एटी से, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस रेट ऑफ चेंज इंटू चेंज इन टाइम। तो फाइनल वैल्यू निकालनी थी f ऑफ x प्लस डी एक्स, इनिशियल रेट dx। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स में भी बहुत यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होगा, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा इतना, फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ऐसे या जैसे भी हो रट मारो, नहीं आ रहा समझ में तो भी रट लो, समझ में अपने आप आ जाएगा, 2-3 बार अप्लाई करोगे अपने आप क्लिक कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम इसमें कंफर्टेबल नहीं होते, ये समझ में ना आने की बड़ी सिंपल सी वजह है कि हम y और f ऑफ x में फील नहीं करते कि ये चीजें सेम है। y और f ऑफ x सेम है, x में अगर मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू बदल गई, x में कुछ रखोगे y मिलेगा। अब अगर मैंने x में कुछ छोटा सा चेंज किया तो y में कुछ चेंज आ गया, ये, और इसी y को क्या लिख रहा हूं, f ऑफ x, इस dy को क्या लिख रहा हूं, f डैश x dx। और क्यों, क्योंकि dy बाय dx ही हमारा f डैश x है बाय डेफिनेशन, y f ऑफ x है, dy बाय dx f डैश x है, तो dy कितना है, f डैश x dx। तो ये छाप के यहां रख दिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम इसको लीनियर फंक्शन मान ले रहे हैं, और लीनियर कब मान सकते हैं, स्मॉल चेंज के लिए इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, तो मान सकते हैं कि dx में स्लोप का मल्टीप्लाई किया, ये हाइट आ गया, इनिशियल में जोड़ दिया। तो अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे होता एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ f of x is equal to x upon under root 3 plus x,
एट x इज इक्वल टू 1.01, ये था। अब यहां देखिए f ऑफ 1 तो बहुत आसान था। अगर हमसे f ऑफ 1 पूछा होता तो 1 सीधे छाप देते, 1/√3 + 1 1/2.5 आ जाता, लेकिन हमसे पूछ लिया 1.01, तो हमने इसको कैसे लिखा, f ऑफ 1 प्लस f-1 इंटू 0.01। ये सोचो, मतलब फॉर्मूला क्या यूज किया, f ऑफ x प्लस dx, f ऑफ x प्लस f-x dx। तो x की वैल्यू हमने क्या ली 1, dx की वैल्यू क्या ली 0.01। तो 1 से 0.01 का चेंज किया तो y में चेंज कितना आया, इनिशियल वैल्यू प्लस रेट इनटू दिस। और अब तो मुझे सिर्फ वैल्यू छापनी है, f-1, तो पहले f-x निकालोगे, f-1 निकालने के लिए पहले f-x निकालो फिर वैल्यू छापो, उल्टा मत कर देना कि पहले वैल्यू छाप दो फिर डेरिवेटिव करो, वो तो हमेशा जीरो हो जाएगा कि आपने पहले वैल्यू छाप दी, नंबर आ गया, डेरिवेट किया, मर गया। तो ये हमेशा क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव तो डिवीजन रूल से आएगा, 3 + x √3 + x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू इसका डेरिवेटिव 2√3 + x, ये आया। अब f-1 चाहिए तो 1 छाप देते हैं, 3 और 1 4 माइनस x की वैल्यू 1/2, 3 और 1 4/4, 2 माइनस 1/4/4, 7/16, ये f-1 आ गया। f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 0.5, f-1 कितना है 7/16 इंटू 0.01, तो ये वैल्यू आई 0.5 प्लस 0.07/16। ठीक है, इसको चाहे तो अप्रोक्सीमेट कर लें, 0.5 प्लस इसको मैं क्या कर रहा हूं 70/16 अलग से निकाल रहा हूं, 16 का 4 गुना 64 बचा 6, ठीक है, 438 के आसपास, 0.0044 अप्रॉक्स 44 कर देता हूं, तो 0.5044 ये वैल्यू आई। दो एग्जांपल और छोटे छोटे देखिए, जैसे log 2 की वैल्यू 0.7 लेना है और आपको ये एस्टीमेट करना है, पहला पार्ट। तो इसमें हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं कि log 2.07 ये निकाल लेते हैं, और समझिए इसको मैं लिख सकता हूं, तो अगर इसको f ऑफ x प्लस dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f-x dx, इससे कंपेयर करें तो f ऑफ x, x की वैल्यू 2, dx की वैल्यू 0.07, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 2 से बड़ा है। अगर यहीं मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, जैसे यहां अगर 1.93 लिखा होता तो फिर हम इसको ऐसे सोचते, 2 माइनस 0.07, तो फिर ये हो जाता इस तरह, x की वैल्यू 2 है ये, और f ऑफ x अंडरस्टूड है log x है, तो सोचिए कि ये log x है तो ये log 2 बना होगा, तो f-x कितना आया होगा, सॉरी log x, f-x कितना आया होगा 1/x। तो ये पहली वाली वैल्यू मैं अलग से निकाल रहा हूं, तो ये log ऑफ 2 माइनस 0.07 इज इक्वल टू f ऑफ x मतलब log 2, इसका डेरिवेटिव तो f-2 log 2 प्लस f-2 इंटू चेंज डेल्टा x, log 2 0.7, f-2 1/2 और डेल्टा x था माइनस 0.07, तो ये बना 0.7 माइनस 0.07/2, 0.7 कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस 0.01/2,
आगे लिख नहीं रहा हूं, सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। ये तो हमने ये लिख लिया कि ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.7, 1 माइनस 0.01/2। अब ये मिटा देते हैं। अब हमें चाहिए नीचे वाली वैल्यू, वो हम अलग से निकाल लेते हैं। ये अलग से निकालते नीचे वाली वैल्यू, तो 4.08 का अंडर रूट, 4 कॉमन ले लो तो 2, 1 प्लस 0.08/4 का 1/2, तो ये बना 2, 1 प्लस 0.01, ये वैल्यू मिल गई। तो अब न्यूमरेटर आया न्यूमरेटर आया था कितना, 0.7, 1 माइनस 0.01/2, डिनोमिनेटर आया 2, 1 प्लस 0.01। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो 0.7/2 0.35, और ये अच्छी बात है कि 1 माइनस ये 1 प्लस, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.01 का 3/2, तो ये बना 0.35, 1 माइनस 0.015। और इसको फर्दर अगर लिखना हो तो 0.35 माइनस 0.35 इंटू 0.15, तो 35 इंटू 15, 25 का स्क्वायर 625, 525, तो 0.00525, ये बना। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू से आप कैलकुलेट कंपेयर मत करिएगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअली log 2 0.693 के करीबन होता है, मैंने यही बदल दिया, तो यहां एरर ही मैंने यहां ले ली, 0.693 होना चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू से मैच मत करिए, बस आप ये अप्रोच समझिए, हमने वो अलग निकाला, ये अलग निकाला, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। चाहे तो इसको सिंगल फंक्शन भी ले सकते थे। सिंगल फंक्शन जब लेते तो ये बनता log 2 माइनस 0.07, तो नीचे भी हमें 2 चाहिए, तो इस अंडर रूट का 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस 0.04 लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि ये पूरा फंक्शन, लेकिन यहां दिक्कत क्या हुई कि यहां 2 प्लस 0.04 है और यहां 2 माइनस 0.07 है, इसका dx अलग है, इसका dx अलग है, तो दोनों का या तो dx सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम बनाने के लिए फिर कुछ कॉमन वॉमन निकालो तो बहुत गंदा जाता, इसीलिए मैंने इंडिविजुअली सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन पुराना एरर एंड एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम आया पाई आर स्क्वायर एच। अगर इस समय वॉल्यूम चाहिए होता, इस समय वॉल्यूम की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, इस समय की रेडियस कितनी है 2, हाइट कितनी है 3, तो 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमें वॉल्यूम में एरर चाहिए, तो आर में एरर है, एच में एरर है, तो दरअसल आर की वैल्यू जो लिखी है 2 प्लस माइनस 0.02, ये अपना डेल्टा आर है, ये किसी भी समय का आर है। एच की वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.03, ये डेल्टा एच है, ये उसकी वैल्यू एच है उस समय की। तो हमें डी आर बाय आर भी पता है, डी एच बाय एच पता है, तो या तो मैं यही डिफरेंशिएट कर दूं, तो डी भी इक्वल टू डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर इंटू डी एच प्लस एच इंटू 2 आर डी आर। आर स्क्वायर कॉमन लिया, एच का डेरिवेटिव डी एच, एच कॉमन लिया आर स्क्वायर का 2r dr, और इसमें वैल्यू छाप दूं तो वॉल्यूम में एरर मिल गई। आर स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू डी एच 0.03, एच की वैल्यू 3, 2r 4, dr 0.02, तो 12 24 0.24, 12 पाई इंटू 0.36, तो ये dv आ गया, v हमारा कुछ था कितना 12 पाई, तो फाइनल वॉल्यूम आ गया 12 पाई प्लस माइनस, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है, 0.36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पहला अप्रोच, लेकिन हमें डायरेक्ट पता था
कि यहां हम dv बाय v लॉग लेके डिफरेंशिएट करते तो 0 प्लस 2dr बाय आर dh बाय h, और dv बाय v की वैल्यू मिल गई 2dr बाय आर, 2dr बाय आर, तो 0.04 बाय 2, dh बाय h 0.03 बाय 3, 0.03 dv बाय v, तो dv की वैल्यू v कितना है 12 पाई इंटू ये कितना है 0.03, 0.36 पाई, आ गया वही आंसर। तो आप लॉग लेके डिफरेंशिएट करते तो सीधे फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाती, सीधे डेरिवेट करते तो भी काम चल जाता। ठीक है, तो शायद पुराना याद आ गया होगा इसमें कि पावर्स और प्रोडक्ट वाले में हम लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लेते थे, बाकी सभी में डेरिवेटिव करना पड़ता है। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला है अप्रॉक्सीमेट 26 पे 1/3, दूसरा है करेंट फ्लोइंग इन सर्किट इज I इक्वल टू I नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, अल्फा कुछ एक कांस्टेंट है ये दे रखा है। ठीक है, एंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टी, टी में कैलकुलेशन में एरर 0.03 है। फाइंड परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर इन करंट, करंट के कैलकुलेशन में एरर कितनी आएगी उस इंस्टेंट पे जब करंट की वैल्यू 5 एम्पियर थी। ठीक, तो घबराइए मत कि ये करंट वारंट कैसे, प्योर मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थर्ड, एफ ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, बड़ा आसान सा, फाइंड थीटा इक्वल टू 46 डिग्री पे वैल्यू, एक्चुअली कॉस स्क्वायर 46 डिग्री अप्रोक्सीमेट करना है कि कॉस स्क्वायर 46 डिग्री कितना होगा। तो ट्राई करिए, हो जाए तो वापस आइए वीडियो। चलो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, 27 माइनस 1 पे 1/3 लिख सकते हैं। तो इससे पता चला एफ ऑफ एक्स, एक्स पे 1/3 है और एक्स की वैल्यू 27 है, dx की वैल्यू -1 है। तो f ऑफ 27 माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू dx, dx कितना है -1। f ऑफ 27, f ऑफ 27 कितना है, तो 27 पे 1/3 कितना होता 3। अब जरा देखिए f ऑफ x ये है तो f डैश x कितना होगा 1/3 x पे -2/3, तो 1/3 x पे 1/3, x पे 1/3 कितना था 3, तो ये कितना बना 9, तो 1/27, 1/27 इंटू -1, तो ये लगभग आ गया 3 - 1/27, अप्रॉक्स 80 बाय, ये 80/27 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहें, फिलहाल मैं यही छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, current flowing in a circuit is I equal to I naught e to the power minus alpha t and error in calculation of time। तो देखिए I की वैल्यू I naught e to the power minus alpha t, मुझे अगर I में एरर चाहिए तो सीधे डिफरेंशिएट कर दूं, तो di इसका डेरिवेटिव I naught e to the power minus alpha t into minus alpha dt, ये जो कहता हूं e टू दी पावर समथिंग का डेरिवेटिव e टू दी पावर समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव ये, और बड़ी अच्छी बात है ये वापस से कितना मिल गया i इनटू माइनस अल्फा इनटू dt, और अच्छी बात है कि उस समय i की वैल्यू हमें गिवन है, करंट एट दैट इंस्टेंट इज 5 एम्पियर, i की वैल्यू कितनी है 5, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 0.2, dt की वैल्यू 0.03, तो ये तो 10 1 बन गया, तो -0.03 एम्पियर। हालांकि एरर है तो प्लस माइनस का कोई खास मीनिंग नहीं है, तो वो भी प्लस माइनस में एरर थी, ये भी प्लस माइनस में है। ठीक है, तो करंट आई की वैल्यू कितनी थी 5 और एरर इतनी होगी, तो करंट आई की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 0.03, तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है। और शायद परसेंटेज एरर पूछिए, तो परसेंटेज एरर डेल्टा आई बाय आई इंटू 100, 6% की एरर, और एब्सोल्यूट एरर
ये तो 0.03 एम्पियर की थी। तो यहां देखिए हमें आई नॉट की जरूरत नहीं पड़ी, उस इंस्टेंट टी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कंबाइंड ही हो गया। या आप इसी क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से सोच सकते थे कि यहां दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग आई इज इक्वल टू लॉग आई नॉट माइनस अल्फा टी लिखा है, लॉग आई नॉट इंटू लॉग ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी, लॉग और ई कट गया माइनस अल्फा टी। अब डिफरेंशिएट कर दो तो डी आई बाय आई ये 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डी टी। तो एक्चुअली फ्रैक्शनल एरर हमें सीधे मिल गई, अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है, डी टी गिवन है, तो फ्रैक्शनल एरर हमें सीधे मिल गई, डी आई बाय आई मिल गया। इस तरीके से हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि अल्फा है 0.02, 0.2, dt है 0.3, मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.006, 1.2 की एरर सी नहीं लग रही, 0.05 20, हाँ ये एरर है ना, 6% लिखा है, इट शुड बी 0.6, ठीक। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान, f ऑफ 45 डिग्री अगर पूछा होता तो हमें cos स्क्वायर 45 सीधे पता था √2 का होल स्क्वायर, दैट मींस 2। लेकिन हमसे f ऑफ 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री पूछ लिया, तो अब हम इसको लिखते तो f ऑफ 45 डिग्री प्लस f डैश 45 डिग्री इंटू 1 डिग्री। अब cos स्क्वायर थीटा अगर f ऑफ थीटा है तो f डैश थीटा कितना है, 2 cos थीटा साइन थीटा का नेगेटिव, ठीक है। और इस समय वैल्यू चाहिए तो 45 डिग्री पे ये वैल्यू चाहिए, तो -2 1/√2 1/√2, तो ये कितना आया -1। f ऑफ 45 डिग्री छापते तो ये कितना आया 2, ये कितना आया -1। लेकिन ये कितना आया, ये ध्यान दीजिए कि जब भी हम cos थीटा वगैरह ले रहे हैं तो यहां अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए हमने साइन थीटा का ग्राफ बनाया, तो ये क्या है पाई, ये 3.14 है, 180 तो नहीं है। इसका मतलब जो हम स्लोप ले रहे हैं साइन थीटा के, उनमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, रेडियंस में। इसका मतलब डेल्टा एक्स जो होगा वो रेडियंस में आएगा, तो ये 1 डिग्री नहीं होगा, इट विल बी 1 इंटू पाई बाय 180। बस इतना ध्यान रखिए कि जब हम कैलकुलस में यूज करते हैं तो थीटा जो हम लेते हैं वो रेडियंस में होता है, इसीलिए हमें उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा। अदरवाइज आप सोचिए, मान लो नहीं करते, आप देखिए 2 पे एरर 1 की आ गई, तो ये आंसर कितना आ गया 1, ये तो पक्का गलत है। cos स्क्वायर 46 डिग्री 1 थोड़ी ना हो जाएगा कि 45 पे 2 था और 46 पे 1 हो गया, तो गलत तो वैसे ही था। और गलत क्यों था, क्योंकि यहां ये 1 डिग्री लिख रहे थे, इसको पाई बाय 180 लिखोगे तो ये बिल्कुल सही आएगा, 1 माइनस पाई बाय 180। ये f ऑफ 46 या cos स्क्वायर 46 डिग्री की वैल्यू होगी। तो जब भी कैलकुलस आप यूज कर रहे हो, चाहे इंटीग्रेशन, चाहे डिफरेंशिएशन, चाहे एरर अप्रोक्सीमेशन, कुछ भी, हमेशा ध्यान रखिए कि थीटा इज इन रेडियंस। एक और एग्जांपल देखें, इस बार मैं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर रहा हूं। ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है उस इंटरवल में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यूज आ गई कौन सी, f ऑफ 0, 0 रखने पे तो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि साइन 0 cos 0 0, एक तो कोई 0 बन ही गया, साइन 0 0 बन गया। f ऑफ पाई बाय, सॉरी शायद 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 रखने पे ये -1/√2, वो 1/√2, -1/2√2, ये आ गई वैल्यूज। लेकिन अब हमें लोकल वैल्यूज चाहिए, लोकल मिनिमा मैक्सिमा, तो इसके लिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव बना साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा अकेला कॉमन आया, कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके इक्वल टू 0 किए तो रूट आए, या तो कॉस थीटा 0 है या फिर यहां से टेन स्क्वायर थीटा 1/2 है। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा 1/2, तो टेन थीटा प्लस माइनस 1/√2। अब जरा देखते हैं इनकी कितनी वैल्यूज अलाउड हैं। तो 0 से 5π/4 के बीच में कॉस थीटा सिर्फ एक ही बार 0 होगा, π/2 पे। अब टेन थीटा प्लस माइनस 1/√2 कितनी बार होगा, तो टेन थीटा प्लस माइनस 1/√2, ये समझने के लिए हम टेन थीटा का ग्राफ बनाते हैं। टेन थीटा का ग्राफ ऐसा है, एक बार 1/√2 यहां, एक बार माइनस 1/√2 यहां, एक बार 1/√2 यहां, 3 बार। ये तीसरी बार कैसे पता चला, टेन 5π/4 की वैल्यू 5π/4, टेन 5π/4 की वैल्यू 1 होती है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं ग्राफ, ये देखिए ये पाई है, ये 5π/4 है, और टेन 5π/4 की वैल्यू आएगी 1, तो 1/√2 चाहिए, तो 1/√2 इधर भी आया, 1/√2 इधर भी आया, और एक माइनस 1/√2 यहां कहीं आया। तो 3 सॉल्यूशन मिले, टेन थीटा 1/√2 के 2 रूट हैं और टेन थीटा माइनस 1/√2 का एक रूट है। तो टेन थीटा 1/√2 पे 2 एंगल मिले और टेन थीटा माइनस 1/√2 पे एक एंगल मिला। बस हम क्या कर रहे हैं कि कौन से 2 एंगल मिले, टेन थीटा 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है दूसरा रूट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है, और एक और ये मिला है पाई से 5π/4 के बीच में, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो समझिए टेन थीटा की वैल्यू 1/√2 एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक बार हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 1/√2 है। ये क्यों ये निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू नहीं छापनी है, हमें साइन और कॉस की वैल्यू छापनी है। तो टेन की वैल्यू गिवन है, तो साइन और कॉस क्या आएगा वो तो डिपेंड करेगा हम किस क्वाड्रेंट में हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्राफ्स। चलो देखते हैं, हालांकि इनमें से लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, कहीं लोकल नहीं पूछा, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि ये लोकल है कि ग्लोबल है, कौन सा है। तो हम यहां वैल्यूज अब निकाल लेते हैं फंक्शन की, कौन कौन से वैल्यूज आई। तो पहला जब आया cos थीटा 0 था, इसका मतलब थीटा π/2 था, तो इस पे वैल्यू छापें तो f ऑफ π/2 ये तो 0 बनेगा। अब दूसरा आया जब टेन थीटा 1/√2 था, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब साइन थीटा इस समय टेन थीटा अगर 1/√2 है तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो टेन थीटा 1/√2 1, तो ये √3/2, या टेन थीटा 1/√2 इसकी जगह बेहतर है, ऐसे देख लें 1√2 √3। तो यहां से साइन थीटा 1/√3, कॉस थीटा भी प्लस √2/3, लेकिन मुझे चाहिए एफ ऑफ थीटा, तो एफ ऑफ थीटा पहला रूट इसकी वैल्यू साइन थीटा 1/√3, कॉस थीटा 2/√3, 2/3√3। अब अगला रूट टेन थीटा 1/√2 आया, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, कॉस थीटा भी नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव। मल्टीप्लाई करते यहां छापते तो एफ ऑफ इसको थीटा 2 मानो, तो ये नेगेटिव लेकिन होल स्क्वायर है पॉजिटिव, तो -2/3√3। थर्ड क्या है,
tan थीटा इक्वल टू -1/√2। ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो यहां भी सॉल्व करने पे sin थीटा प्लस आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, cos थीटा माइनस आएगा, लेकिन छापने पे दोनों वैल्यूज f ऑफ थीटा 3 इसमें छापो तो ये बन गया पॉजिटिव। ये आंसर आ गया पॉजिटिव हमारा। चलो अब इनका कोई काम नहीं। अब इन सभी में मैंने ये चेक ही नहीं किया कि ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा क्या है। जो भी हो, ये जो 4 और 2 6 वैल्यूज हैं, इनमें जो सबसे बड़ी है वो ग्लोबल मैक्सिमा है। सबसे बड़ी कौन सी है? 2/3√3। तो ग्लोबल मैक्सिमा आया 2/3√3। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? छोटी वैल्यू ये कितनी आई? -1/2√2। और यहां से सबसे छोटी -2/3√3। ये चेक करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। तो 1/2√2 और 2/3√3 में चेक करें तो 3√3 2√2 4√2 3√3 5.1 4√2 5.6। ये वाला बड़ा है, मतलब मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है। इसका मतलब ग्लोबल मिनिमा जो आया वो आया -2/3√3 पे। ये आंसर्स है। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ये है। ठीक है, तो हमने सिर्फ उन्हीं लोकल वैल्यूज की बात की जो इस इंटरवल में मौजूद थे। थोड़ा सा ट्रिकी है ये इस तरह से करना। वो जब आप ग्राफ बनाने में कंफर्टेबल हो जाओगे तो काफी जल्दी आप लिख लोगे। अभी ग्राफ आपका चालू नहीं हुआ है, इसीलिए हो सकता है आपको इनिशियली दिक्कत आए, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जो बताना है वो ये है, उस इंटरवल के सभी वैल्यूज देखो और ये देखो, इनमें जो सबसे बड़ा आ जाए वो ग्लोबल मैक्सिमा है, जो सबसे छोटा आ जाए वो ग्लोबल मिनिमा है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ x² e⁻x, या रेंज ऑफ फंक्शन पूछा होता और रेंज ऑफ फंक्शन एक ही क्वेश्चन है। ये रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मिली। इस बार इंटरवल नहीं दिया, मतलब अगर इंटरवल ना दिया हो तो इंटरवल, इफ इंटरवल नॉट गिवन तो यूज डोमेन एज इट्स इंटरवल। डोमेन मतलब जो भी आप वैल्यू छाप सकते हो वो इसका इंटरवल है। अब इसके अंदर वैल्यूज हम कुछ भी छाप सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, इसीलिए इसका डोमेन में कोई खास दिक्कत नहीं थी। तो डोमेन इसका क्या हो गया? R, ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब डिफॉल्ट इंटरवल हो गया -∞ से ∞। अब जरा देखें f ऑफ -∞, f ऑफ ∞, इन पे चेक करना है। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम मिनिमा भी ढूंढने हैं। तो फंक्शन आया x² e⁻x। इसका डेरिवेटिव किया तो x² e⁻x प्लस e⁻x इंटू 2x, e⁻x x² प्लस 2x, e⁻x x प्लस 2। अब इसके रूट आए, एक रूट आया 0, एक रूट आया -2। अब इसके दो रूट आ गए। लोकल मैक्सिमम मिनिमा पूछा होता तो हम अगला डेरिवेटिव भी करते। जैसे अगला डेरिवेटिव करते तो ये बनता e⁻x x² प्लस 2x प्लस e⁻x इंटू 2x प्लस 2, e⁻x x² प्लस 4x प्लस 2। ये डबल डेरिवेटिव आता। 0 पे डबल डेरिवेटिव चेक करें, x इक्वल टू 0 पे, 0 रखने पे ये 1 बना, आया वैल्यू 2 पॉजिटिव, मतलब मिनिमा। -2 रखिए, -2 रखते तो 4 और 2 6, -2 e⁻²। ये आया, तो ये नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। तो एक पे मिनिमा मिला, एक पे मैक्सिमा मिला, होना ही था। ठीक, तो अब अगर मुझे ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए तो मुझे ये वैल्यूज चाहिए। यहां बहुत बड़ी समस्या आ गई, इन्फिनिटी।
एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी है, मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इंफिनिटी रखने पे ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी। अब एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी रखने पे इंफिनिटी का स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी बनता, ये बनता इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन ई टू दी पावर इंफिनिटी। तो ऊपर भी इंफिनिटी है, नीचे भी इंफिनिटी है। अब ये वैल्यू कितनी होगी, ये निकालने के लिए आपको लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। लिमिट्स एक टॉपिक आएगा जिसमें हम ये प्रेडिक्ट कर देंगे कि ये वाली वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, ये मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये वाली वैल्यू छोटी आएगी। देखिए, मतलब टेंडिंग टू 0 होगी। जैसे x की वैल्यू -1 रखो, कितना बना, -1 का स्क्वायर 1/e, x की वैल्यू -2 4/e स्क्वायर, x की वैल्यू -3 9/e³, x की वैल्यू -4 16/e टू दी पावर 4, x की वैल्यू -5 25/e टू दी पावर 5। और ये वैल्यू छोटी होती जा रही है, ये वैल्यू काफी छोटी है। ठीक है, ऐसे होते होते x अगर आपने काफी बड़ा लिया होता, लेकिन डिनोमिनेटर में पावर, जैसे x आपने ले लिया 1000, तो न्यूमरेटर तो 1000 लिखा है, लेकिन डिनोमिनेटर e पे 1000 लिखा है, और ये वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल है। e पे 1000 की पावर लगाओगे तो ये बहुत ही बड़ा नंबर लिखा है। जैसे आपने शायद ये सुना होगा कि चेस बोर्ड के पहले वाले खाने पे 64 होते हैं, पहले वाले पे 1 चावल का दाना रखो, दूसरे पे 2 चावल के दाने रखो, तीसरे पे 4, चौथे पे 8 जीपी में रख दो। और जीपी में रखो तो लास्ट वाले पे कितना आएगा, पहले वाले पे 1 2 4 8, ऐसे करते करते 2 टू दी पावर 63 आएगा। और ये चावल के दाने इतने हैं जितना कि पूरे वर्ल्ड में चावल नहीं है। तो 2 टू दी पावर 63, अब आप सोचिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है, इतनी कि इतने चावल के दाने पूरी दुनिया में पैदा नहीं होते। ठीक है, तो e टू दी पावर 1000 बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ये छोटी वैल्यू है, मतलब ये 0 को अप्रोच करेगा। लेकिन लिमिट्स में आप बेहतर लॉजिक देखोगे इनके, तो इंफिनिटी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, ये मैंने इस तरीके से अंदाज लगाया कि ये वैल्यू 0 है। तो अब हमें 4 वैल्यू पे चेक करना है, माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, और ये 2 वैल्यूज आ गई हैं कौन सी, एफ ऑफ कौन सी, 0, 2 रूट आए थे हमारे, डेरिवेटिव आया था e टू दी पावर x x स्क्वायर प्लस 2x, इसके रूट थे, एक x इक्वल टू 0 था, एक x इक्वल टू -2 था, इस पे मिनिमा आया था, इस पे मैक्सिमा। तो f ऑफ 0, 0 रखने पे ये वैल्यू कितनी है, 0 ओरिजिनल वैल्यू, 0 रखने पे ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। -2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4/e स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये, सॉरी, सबसे बड़ी वैल्यू ये ग्लोबल मैक्सिमा है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो ये लोकल मिनिमा था, ये लोकल मैक्सिमा था। हालांकि हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की मदद से इसका ग्राफ जरूर बना सकते हैं। क्यों, 0 पे वैल्यू 0 है और लोकल मिनिमा है, ऐसा बनेगा। -2 पे 4/e स्क्वायर है और ग्लोबल मैक्सिमा है। इंफिनिटी पे इंफिनिटी है, -इंफिनिटी पे 0 है, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ रहा होगा। -2 पे मैक्सिमा, 0 पे मिनिमा, -इंफिनिटी पे 0, इंफिनिटी पे इंफिनिटी। तो हम ग्राफ का पैटर्न ये बना दिए। तो 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी फंक्शन वैल्यू ले सकता है। तो इसकी रेंज आ गई 0 से इंफिनिटी। ठीक है, कुछ और इंटरवल दिया होता तो आंसर कुछ और आता। तो फिलहाल लिमिट से घबराइएगा नहीं, ये सब मैं ग्राफ यूज कर रहा हूं, इससे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ग्राफ बहुत ही काम की चीज है।
ठीक है, तो प्लीज जब ग्राफ की क्लासेस हो बहुत अच्छे से समझिएगा और अच्छे से सभी ग्राफ बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। इवन फिजिक्स में भी इस तरह के ग्राफ यूज होंगे जहां मैं मैक्सिमा मिनिमा की मदद से ग्राफ बनाऊंगा। चलो तो 3 क्वेश्चन देखिए। फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन। ग्लोबल पूछा है तो मैंने इंटरवल दे रखा है। प्लॉट मॉड x माइनस 2, ये ग्राफ बनाना है। क्वाड्रेटिक के ग्राफ आप बना लेते हैं तो इस पूरे को ग्राफ बना के सॉल्व करना है, ऊपर ग्राफ नहीं बनाना है आपको, जब कहा है तभी ग्राफ बनाना है। इसमें ग्राफ बनाइए एंड हेंस फाइंड इट्स लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। इंटरवल मैंने दे रखा है -1 से 2 के बीच में। थर्ड में लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफ नहीं बनाना है, ग्लोबल वैल्यूज चेक नहीं करनी है, सिर्फ लोकल मिनिमा मैक्सिमा चेक करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करोगे आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो पता चलेगा कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करिए। चलो सॉल्यूशन देखें तो नीचे से निपटा लेते हैं, जगह खाली हो जाएगी। x log x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो x इंटू 1/x प्लस लॉग x, इसको 0 किया तो log x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1/e, एक ही रूट आया। अब ये मिनिमा है या मैक्सिमा है तो डबल डेरिवेटिव कर लो। इसका डबल डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, और f डबल डैश 1/e छापने पे आंसर आया e, जो कि पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव निकला इसका मतलब ये हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला, मतलब ये हमारा मिनिमा रहा होगा। तो x इक्वल टू 1/e पे मिनिमा आएगा। मिनिमा का पॉइंट आया तो इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, पहले में मिनिमा अकर्स एट, लोकल मिनिमा अकर्स एट x इक्वल टू 1/e and its local minimum value is 1/e छापो, 1/e log x minus 1/e। तो चाहे तो हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1/e minus 1/e। तो अंडरस्टूड है, लोकल मिनिमा मतलब x की वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू मतलब y की वैल्यू। अब आया x टू दी पावर x, दूसरा फंक्शन। तो वंस अगेन देखिए, पहले फिर रिपीट कर दूं, पहला डेरिवेटिव किया 0 किया, रूट निकला, अगले डेरिवेटिव करके चेक लगाया कि वो मिनिमा है कि मैक्सिमा है। एक बार मिनिमा मैक्सिमा मिल गया, पॉइंट मिल गया। सेकंड आया x टू दी पावर x, तो फंक्शन है x टू दी पावर x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो याद करिए पावर वाली चीजों को डिफरेंशिएट कैसे करते थे कि अगर पावर आ जाए तो दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट करते थे। log y इज इक्वल टू x log x, 1/y dy by dx इज इक्वल टू इसका x इंटू 1/x प्लस log x। तो dy by dx की वैल्यू y इंटू 1 प्लस log x बन गई। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव आ गया x टू दी पावर x 1 प्लस log x, ये इसका डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव को हमें 0 करना है, तो डेरिवेटिव को 0 किया तो log x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/e। अब ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो इसको एक और डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा f डबल डैश x वाला, ठीक है। तो फिर से इसको लॉग लोगे, फिर एक बार और टेस्ट लगाओगे, तब जाके आंसर मिलेगा। फिलहाल लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूं f डबल डैश x, x टू दी पावर x कॉमन लिया, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 प्लस log x कॉमन लिया, x टू दी पावर x को एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो x टू दी पावर x 1 प्लस log x, ये छाप दिया। लेकिन हमें छापना क्या है, x की वैल्यू 1/e, तो 1/e छापने पे 1/e पे 1/e इंटू e प्लस ये वाला टर्म हो गया 0, क्योंकि log x की वैल्यू 1/e है, वो रखने पे log x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 1/e रखेंगे, ये टर्म हो जाएगा 0, और ये आंसर आया पॉजिटिव, दैट मींस फंक्शन आया मिनिमा। तो सेकंड में भी मिनिमा आया,
और कितना, x की वैल्यू 1/e रखने पे 1/e टू दी पावर 1/e। थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 1/x। x प्लस 1/x फंक्शन है, तो f डैश 1 माइनस 1/x स्क्वायर होगा, इसके 0 की, तो x की वैल्यू 2 आ गई, 1 और -1, 2 रूट आ गए। अब चेक करें तो f डबल डैश x 2/x³। अब f डबल डैश 1 पॉजिटिव आया, f डबल डैश 1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम। f डबल डैश -1 ये नेगेटिव आया, इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमम। तो 1 पे मिनिमा आया, तो मिनिमा आया x की वैल्यू 1 छापने पे, x की वैल्यू 1 छापने पे मिनिमा आया, तो 1,2। मैक्सिमा आया -1, -2। इससे घबराइए मत कि मिनिमा बड़ा आ गया, मैक्सिमा छोटा आ गया। शायद याद होगा x प्लस 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, बीच में टूटेगा 0 पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ग्राफ बनाना सीखे होंगे, तो बीच में ये टूटेगा, एसिम्पटोट आएगा वर्टिकल। तो देखिए मिनिमा बड़ा है, मैक्सिमा छोटा है। चलो तो पहला क्वेश्चन, sin x 1 प्लस कॉस x 0 से π/2 के बीच में, तो f ऑफ 0 पे 0 आ रहा है, f ऑफ π/2 पे वैल्यू आई 1। अब डेरिवेटिव करें तो sin x इंटू 1 प्लस कॉस x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस 1 प्लस कॉस x sin x का डेरिवेटिव cos x, ये बना 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसी को 1 प्लस कॉस 2x लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस 2x इसका डेरिवेटिव है। अब इसकी वैल्यू 0 चाहिए, तो cos 2x की वैल्यू -1 चाहिए। अब cos 2x -1 कब होगा, जब 2x की वैल्यू ऑड पाई होगी, तो x की वैल्यू ऑड π/2, मतलब π/2, 3π/2 एक्सेट्रा। लेकिन इस दौरान ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है जो इसके बीच में हो, π/2 आ रहा है, तो π/2 पे तो वैसे ही वैल्यू हम ले चुके हैं। इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारा इस दौरान मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हालांकि बेहतर तरीका यह था कि यहीं से देखिएगा, इसका डेरिवेटिव ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसी को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स लिखा है, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मींस दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है, तो मिनिमम वैल्यू इस पे मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू इस पे मिलेगी, इस पे मिनिमम, इस पे मैक्सिमम। तो आंसर आ गया f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन ये था, तो इसको प्लॉट करें, तो प्लॉट करने के लिए x अगर पॉजिटिव है तो ये प्लॉट कैसे होगा, x -2। x अगर नेगेटिव है तो ये प्लॉट होगा -x -2। इस ग्राफ को पलट देना है। तो x और x -2 का ग्राफ ऐसा होता है, 0 पे और 2 पे रूट आएंगे। लेकिन इसके हिसाब से अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ यही है, पॉजिटिव है तो ग्राफ यही है। नेगेटिव पे ये ग्राफ पलट देना है, तो ये पलट गया, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया। तो ये वाली वैल्यू क्या है, 0,0, ये वाली वैल्यू 2,0, और ये पैराबोला लिखा है, तो मिड पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम आता है, तो 1 रखने पे ये वैल्यू कितनी है, -1। लेकिन शायद -1 से 2 के बीच में पूछा है, तो -1 पे और वैल्यू चेक कर लेते हैं। -1 इसमें छापिए, 1 और ये 3, -3, -1, और यहां से शायद 2 के बीच में। तो ग्राफ का जो हिस्सा हमें कवर अप करना है वो है ये वाला। तो इस दौरान लोकल मैक्सिमा ये है, तो लोकल मैक्सिमा आया कहां पे, 0, 0। लोकल मिनिमा कहां आया, 1, -1। ग्लोबल मैक्सिमा
ग्लोबल मैक्सिमा एक्चुअली इन दोनों पे ही है। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछें तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 0। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितनी आई? और ग्लोबल मिनिमम आई ये कितना? -3। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 2 का।